हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। ये है पार्ट 2, जिसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये दो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एसिड्स के बारे में समझाया था, उसके हमने केमिकल रिएक्शन देखे थे, वो सब कुछ आया था पार्ट 1 के अंदर। अगर वो पार्ट आपने मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिस का मतलब क्या होता है। बेसिस को ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं जो डिसोसिएशन के बाद OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो एसिड्स के अंदर जब डिसोसिएशन होता था तो वहां पे H प्लस आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन रिलीज होता था। बेस के अंदर जो है वो OH माइनस आयन रिलीज होता है जब भी डिसोसिएशन होता है। OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। और बेस का टेस्ट आपको पता ही होगा, ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं उसके मोस्ट आईएमपी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, जब भी कोई पर्टिकुलर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। पहले आप लोगों को जनरल इक्वेशन याद हो जाना चाहिए। जनरल इक्वेशन ये कहता है कि जब भी मेटल और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो उस केस में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आप लोगों को याद रख लेनी है। क्यों ऐसा होता है तो आप लोगों को याद हो तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर था। यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। अब मान लो कि हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में जिंक है। वो जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक पार्ट आप लोगों को याद रख लेना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से हाइड्रोजन चले ही जाने वाला है। तो बाद में जब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो लास्ट में मिलता है Na2ZnO2। इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट। ये आप लोगों को खास याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भूलना नहीं, ठीक है। आईएमपी फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में कई बार यूज हो चुका है। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस H2। इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक टाइप का नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, बिकॉज कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड फॉर्म मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब वापिस से जनरल इक्वेशन याद रखना है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, जब भी वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने यहाँ पे ये ले लिया, बेस जो है जिसके अंदर OH आना चाहिए तो वो हमने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अगर आप नोटिस करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर वाला जो पार्ट है ना वो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी देखा था। इस समय ये पता चलता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब जब ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि हमेशा वाटर तो यहाँ पे रिलीज होगा ही, और यहाँ पे ये वाला कैल्शियम और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये वही वाला रिएक्शन है जहां पे हमने लिखा था लाइम वाटर टर्न्स मिलके। ये क्या है हमारा लाइम वाटर, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब उसमें से CO2 गैस पास होती है
तो वहां पे वो पर्टिकुलर लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की जैसा हो जाता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जो एक टाइप का सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन में से ये एक है। ऑलमोस्ट हर साल ये रिएक्शन पूछा जाता है। सो आप लोगों को ये पर्टिकुलर रिएक्शन एज इट इज याद रख लेना है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीएच स्केल। ये वर्ड जो है आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे स्केल वर्ड लिखा हुआ है। जैसे आप लोग स्केल से किसी भी लाइन को मेजर करते हो या डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर करते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, अब वैसे ही एक टाइप की स्केल होती है जो डिटरमाइन करती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। हम ये पीएच मीटर एक डिवाइस आता है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको कहते हैं पीएच मीटर। क्या मेजर करता है? तो वो सब्सटेंस के अंदर का हाइड्रोजन आयन। अब पीएच वर्ड बताता क्या है? तो पीएच वर्ड जो है उसको जर्मन के अंदर यहाँ पे पोटेंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पावर। मतलब कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन का पावर क्या है? पावर का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो पीएच वैल्यू विल बी लेस। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, देन इट्स पीएच वैल्यू विल बी मोर। पीएच स्केल एक रेगुलर स्केल की तरह ही होती है जो 0 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू को मेजर करती है। अगर जब हम किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू मेजर करते हैं और वहां पे हमें वैल्यू लेस देन 7 मिलती है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। अगर हम मेजर करते हैं और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है, तो वहां पे उस सब्सटेंस की जो है बेसिक होगा, ये हमें याद रखना है। और अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 आता है, तो वो सब्सटेंस जो है ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। तो 7 तक एसिडिक होते हैं, 7 से ज्यादा जो है वो बेसिक होते हैं। अब आपको पूछा जाता है कि मान लो कि दो हमारे पास सब्सटेंसेस है, एक की पीएच वैल्यू 0 है, दूसरे की पीएच वैल्यू 4 है। किसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? तो याद रखना है कि जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है उसके पास हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये चीज याद रखोगे। वैसे ही 2 और 5 को कंपेयर करेंगे तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 2 है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। उसका ऑपोजिट यहाँ पे चलता है। ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए था, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की है। अब मान लो यहाँ पे पूछे 8 और 12 के लिए, जब भी हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में हमें जानना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा बेसिक है, तो 12 पीएच वैल्यू वाला जो सब्सटेंस है वो ज्यादा बेसिक होगा और उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो जो लेफ्ट वाला नंबर है वो ज्यादा एसिडिक होता है, उसके पास ज्यादा H+ आयन होते हैं। जैसे हम राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे तो जो लास्ट वाला सब्सटेंस होता है उसके पास ज्यादा OH- आयन होंगे। ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है और ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को ये पीएच वैल्यूज याद रखनी है पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए। जैसे कि फर्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक में रिलीज होता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। तो वहां पे एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहा जाता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2। नेक्स्ट लेमन जूस जो है उसकी पीएच वैल्यू है 2.2। आप नोटिस करना इन सब की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, दैट मीन्स ये सारे होंगे एसिडिक नेचर के। नेक्स्ट होता है प्योर वाटर एंड ब्लड।
जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। मोस्ट आईएमपी पार्ट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम इनो भी कह सकते हैं या तो जो बेस है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी पीएच वैल्यू होती है 10। ये बेसिक नेचर का हो गया। और लास्ट में सबसे ज्यादा बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये वैल्यूज आप लोगों को 1 मार्क्स के फॉर्म में पूछी जाती है। आप लोगों को एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे ह्यूमंस और प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बॉडी और प्लांट्स की बॉडी जो है वो एक सर्टेन पीएच के रेंज में परफेक्टली बिहेव करती है, जो रेंज होती है 7 to 8। अगर हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस है उनकी पीएच वैल्यू 7 या 8 के बीच में होती है तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क करती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमेशा एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन कब होगी? तो जब भी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाती है तो ऐसी रेन को कहा जाता है एसिड रेन। अब एसिड रेन जब होगी तो हमारे बॉडी के ऊपर इरिटेशन हो सकती है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा बर्निंग होती है। एसिड के साथ वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर आता है, हमारे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी पीएच सेंसिटिव होती है। ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि कब एसिडिक रेन होगी और उस टाइम पे पीएच वैल्यू क्या होती है। तो एसिड रेन की पीएच वैल्यू इज लेस देन 5.6। सेकंड पूछा जाता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो डाइजेशन के वक्त वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। मान लो बॉडी में इनडाइजेशन होगा, मतलब कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, तो उस केस में लार्ज अमाउंट में HCl रिलीज होता है, जिसकी वजह से इरिटेशन या तो पेन हो सकता है। तो उस केस में हम कंज्यूम करते हैं एंट एसिड, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको इनो भी कहा जाता है। क्यों वो कंज्यूम करते हैं? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में एसिड रिलीज हो चुका है, तो उसको वहां पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का यूज करना पड़ेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं, तो बाद में हमें रिलीफ फील होता है। जो पेन और इरिटेशन पहले हो रहा था वो चला जाता है। साथ साथ में पीएच जो है वो टूथ डीके का रीजन भी बन सकता है। हमारा जो ये पार्ट है, टीथ वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो इनेमल से, जिसको इनेमल कहा जाता है, जो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से, ये याद रखना है। ये पार्ट जो है वो हमारा वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट कहा जाता है हमारे बॉडी का। इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। लेकिन मान लो हम बहुत ही ज़्यादा स्वीट को कंज्यूम करेंगे, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाएंगे या स्वीट सब्सटेंसेस को कंज्यूम करेंगे, तो उस टाइम पे जब भी वो स्वीट सब्सटेंस डीकम्पोज होता है हमारे बॉडी में या तो हमारे टीथ में, तो उस केस में हमारे टीथ की पीएच वैल्यू जो है वो लो होने लगती है, यानी कि बहुत कम होने लगती है। और अगर टीथ की पीएच वैल्यू कम होती जाएगी और वो 5.5 से बहुत कम हो चुकी है, तो उस केस में वहां पे टीथ का डीके हो जाता है, मतलब कि दांत सड़ जाएंगे। दैट मीन्स स्वीट को कंज्यूम नहीं करना है अगर हमें टीथ डीके से बचना है तो। और इसीलिए कहा जाता है कि रोज सुबह और शाम को ब्रश करना चाहिए। अदरवाइज पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गई तो टीथ डीके होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।